तो जब इस कदर विरोध हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत को लेकर, तो वाकई ये सवाल उठना लाजमी है कि कहीं फिर से कोई ऐसी हरकत तो नहीं हो जाएगी कि बातचीत के रास्ते तमाम बंद हो जाएं। इसी पर सरहद आर पार में आज हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दिन न्यूज लाहौर से जुड़ गए हैं पीजे मीर, जो कि वहां से एंकर हैं स्टूडियो, और साथ ही उनके साथ उनके गेस्ट हैं। मीर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया में, और मैं आपसे अभी अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार आरपी सिंह, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी, रूलिंग पार्टी बीजेपी के। हमारे साथ स्कंद रंजन तायल, एक्स एम्बेसडर, पूर्व राजनयिक, स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन मीम अफजल जुड़ गए हैं यहां पर। आप अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराएं। उससे पहले सवाल आपके लिए और आपके गेस्ट के लिए कि सबने स्वागत किया, सबने इस्तकबाल किया इस बात का कि भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से कुछ पहल हुई कल, लेकिन जिस तरह की आवाजें आ रही है पाकिस्तान से, जिस तरह के बयान हम आपके पॉलिटिकल पार्टीज के सुन रहे हैं, फिर चाहे पीपीपी हो, पीटीआई हो या वहां के इंटेलिजेंसिया हो, उससे एक बार फिर लगता है कि फिर कोई ना कोई गड़बड़ ना कर दी जाए कि बातचीत का रास्ता बंद हो जाए। वेलकम टू पाकिस्तान। शीतल, मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ यहाँ जनरल मंशा हैं, हमारे डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। उनके साथ अगेन हमारे एक नामवर एंकर पर्सन एंड ऑफ कोर्स अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। इनका नाम आप शायद आपने देखा होगा टेलीविजन के ऊपर, हमारे पाकिस्तान की टीवी पे बहुत आते हैं, लंदन से भी आते रहे, अली मुमताज। और उनके साथ अगेन हमारे एक नामवर एंकर हैं दिन न्यूज की, एंड ऑफ कोर्स शी इज ऑल्सो वेल नोन फिगर इन पाकिस्तान, हिना एजाज। अभी हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब अंदलीब अब्बास। आपका जो सवाल है कि इसमें गलत फहमियां ना हो जाएं और इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये नहीं होनी चाहिए, ना हमारी तरफ से ना आपकी तरफ से। जनरल साहब, आप ये जो इनका एक सवाल है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शीतल का सवाल है, ये अगर आप जो जिन स्टेटमेंट्स का रेफरेंस दे रही हैं, अगर आप उनको फिगर्स को, पॉलिटिकल फिगर्स को देखें तो वो किसी भी पार्टी के ना तो हेड हैं, ना वो कोई गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है। अगर आप देखें रिसेंट पास्ट में शीतल की साइड पे नोबडी लेस देन प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, उन्होंने जो बयान दिए ढाका में वो ऑन रिकॉर्ड हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिए वो ऑन रिकॉर्ड हैं। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बयान दिए वो ऑन रिकॉर्ड हैं। तो अगर इस तरह के माहौल में अगर कोई छोटी मोटी आवाज यहां से उठती है तो मैं नहीं समझता कि वो इसको डीरेल करने के बेसिक पर्पस है। कुछ जो बयानात होते हैं वो अंदरूनी पॉलिटिक्स के लिए होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस है जो नॉर्मलाइजेशन के लिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो भी इंडियन की तरफ से मूव हो, ये निगोशिएशन भी अगर आपको याद हो तो 2013 में इंडिया की तरफ से डिसकंटिन्यू किए गए थे बगैर किसी वजह के। इनको के कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को हमारे एम्बेसडर के, हाई कमिश्नर के मिलने के एक बुनियाद पे हमारे जो निगोशिएशन थे वो उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो अमन की किसी राह में रुकावट है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को अपना जो रवैया है उसमें तब्दीली लानी होगी। अगर उनमें जेन्युइन पीस एस्पिरेशंस हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से तो हमेशा से, खासतौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो हमेशा, ये सबसे बड़ी मिसाल है कि जब जो नरेंद्र मोदी साहब ने टेक ओवर किया, वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो जाती तौर पर उस तकरीब में, हालांकि वो कोई जाना उनका जरूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने एज ए गुड विल जेस्चर के तौर पे, मैं एक कदम नहीं कहूंगा 10 कदम वो आगे बढ़कर गए ताकि वो उनको वहां पर मुबारक दें और इस चीज का वो एक अंदिया दें कि हम जो है अमन पसंद हैं, लेकिन अमन बराबरी और इज्जत के साथ। जी शीतल जी, बिल्कुल मीर साहब बात दुरुस्त फरमाई इन्होंने। मैं अपने पैनल का भी इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस पर मेरा काउंटर सवाल यह है कि जनरल साहब ने कहा कि
पब्लिक डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए या आवाम के लिए पार्टीज जो हैं वो इस तरह के बयान देती हैं, रेटरिक देती हैं, और शायद इसलिए पाकिस्तान की जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है पीपीपी, पीटीआई, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के चक्कर में ही बड़े बड़े डिसीजंस भी कई बार ले लिए जाते हैं, तो कहीं ये दबाव सरकार पर ना आ जाए। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार पर अक्सर दबाव रहते हैं, इसलिए शुबा होता है। शीतल, ये जो आपका सवाल है, ये एक तरीके से मैं कहूंगा कि इसमें थोड़ा सा वजन है। आपने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर काफी प्रेशर पड़ जाता है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर पे भी काफी प्रेशर पड़ जाता है। मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, मजबूत सरकार है। ये जो मैं समझता हूँ शंघाई के बैकग्राउंड के अंदर, इसको हमने आगे लेके चलना है। चलिए, मैं अपने स्टूडियो में रिएक्शंस लूंगी जो जनरल साहब ने वहां पे स्टेटमेंट्स दिए उनके ऊपर। आवाज यहाँ क्लियर नहीं आ रही है, ये माइक नहीं खोल। ठीक है, सरदार आरपी सिंह साहब, जो जनरल ने अभी भी बात कही पाकिस्तान से कि भारत को और ज्यादा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, पाकिस्तान तो पूरी तरह मैच्योर है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? खासतौर से अगर ये बयान देखें जो कल से हम सुन रहे हैं। देखिए, मैं उनकी बात से उनको कह सकता कि उनके इंटरनल क्या डायमेंशंस हैं, उनके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके इंटरनल हैं इश्यूज, सबको पता है, उनका क्या दबाव रहता है वो भी सबको जानकारियां हैं। उनको अपने लोकल ऑडियंस को, लोकल अपने वोट बैंक को, लोकल अपने लोगों को एड्रेस भी करना पड़ता होगा, परंतु हमारी तरफ से पहल में कमी नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जी ने जब टेक ओवर किया, जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब उन्होंने बुलाया भी सबको, और इसलिए बुलाया कि वे अच्छे संबंध चाहते हैं। उसका वार्तालाप का दौर भी शुरू किया। तो इसलिए हमारे मन में, या पार्टी के मन में, या सरकार के मन में ऐसी कोई बातचीत है नहीं। और एक बात और मैं कहूंगा, आपने कहा रूलिंग पार्टी नहीं, वी आर द सर्विंग पार्टी ऑफ दिस कंट्री, बीजेपी इज द सर्विंग पार्टी, नॉट द रूलिंग पार्टी। तो हमारे मन में कहीं ऐसी बात नहीं, और हमारी तरफ से रास्ते खुले हैं, और बिल्कुल हम चाहते हैं पड़ोसियों देश के जितने हमारे पड़ोस के देश हैं सबके साथ हमारे रास्ते अच्छे हों, और ऐसे हों जिसमें अमन चैन हो। वो पाकिस्तान हो, वो बेशक अफगानिस्तान हो, वो बेशक चाइना हो, बेशक वो म्यांमार हो, बेशक वो श्रीलंका हो, सबके साथ संबंध अच्छे हों और वो आगे बढ़े, और उसमें पाकिस्तान भी उसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले हमारे साथ। बिल्कुल, भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान कदम ताल करे, कदम हमारे साथ मिले, और खासतौर से टेररिज्म के मसले को लेकर, आतंक को लेकर जो एक साथ लड़ने की बात कल तय हुई है, मुझे लगता है मीर साहब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस पर आप क्या मानते हैं? जी है ना जी, अभी जो इन्होंने रिपोर्ट दिखाई उसमें ओपिनियन जिन लोगों का इन्होंने खास दिखाया, जनरल साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि अब इन्होंने ओपिनियन किसका दिखाया। क्या उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब का ओपिनियन था? क्या उसमें इंटीरियर मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू था, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्या उसमें हमारे फॉरेन ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू था? नो, बल्कि कुछ सहाफी भी दिखाए। अब मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि शायद जो ओपिनियंस मैटर नहीं करते वो ज्यादा दिखा दिए इन्होंने। तो आप उसके बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि एट लार्ज पाकिस्तान क्या सोचता है। आप लोग के एंड पे भी यही बात हो रही है, हमारे एंड पे भी यही बात हो रही है कि आप लोगों के लोग भी पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हम भी अमन चाहते हैं। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि अमन कौन नहीं चाहता? जून का वक्त याद कर लें, ढाका में मोदी साहब जब गए थे, एक यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे, और उन्होंने खास जो एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट है, क्या उन स्टेटमेंट्स ने हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया? क्या ठेस नहीं पहुंचाई? तो वहां पे कौन है, कौन वो शख्सियत है जो एंटी पाकिस्तान बात कर रहा है और इस अमन के प्रोसेस को आगे नहीं ले जाने दिया जा रहा? समिट, सार्क समिट का दावतनामा दे दिया, बहुत अच्छी बात है, एंड वी होप दैट मोदी साहब कम्स टू पाकिस्तान। और अगर वो नहीं आते तो फिर शायद आई थिंक पीछे वहां पे रुकावट आएगी। अच्छा शीतल, अब द क्वेश्चन अराइजेस, मोडालिटीज तो सारी सेटल हो गई है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? हाउ डू वी गो फॉरवर्ड? अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को इन्विटेशन मिल गई, और जैसे हिना ने कहा है कि खुदा ना करे अगर वो नहीं आते हैं, तो आई थिंक वुड यू एग्री कि इसमें आई थिंक एक थोड़ी सी ठेस पहुंचेगी इस मूवमेंट को, पीस की? इस पर रिएक्शन सरदार साहब देना चाहते हैं, फिर मैं सिकंदर रंजन तायल के पास भी आऊंगी। सरदार साहब, मैं आई डोंट अंडरस्टैंड, आप ऐसा क्यों सोचे, क्यों नहीं आते? आप बिना बात के अपने आप मन में ऐसी शंका भी क्यों रखते हैं? और इस बीच में कोई इस प्रकार की कोई घटना ना हो जिसमें देश में, दोनों देशों में आज जैसा माहौल बढ़ा आगे, इस माहौल को आगे बढ़ाएंगे तो हम क्यों नहीं आएंगे, सुनिश्चित आएंगे।
तो इस बीच में माहौल खराब ना हो ये जरूरी है। इस बीच में कोई ऐसा बात ना हो जाए जिससे कारण से दिक्कत हो। मतलब आज के जैसे हालात है, अगर ये हालात आगे अच्छे बने और अच्छे चले तो सुनिश्चित आएंगे, क्यों नहीं आएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल मीर साहब, अगर यही हालात बरकरार रहे और लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठीक है अच्छी अच्छी बातें हो गई, अच्छे बने और अच्छे चले तो सुनिश्चित आएंगे, क्यों नहीं आएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल मीर साहब, अगर यही हालात बरकरार रहे और लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठीक है अच्छी अच्छी बातें हो गई, शुरुआत हो गई, लेकिन अब हमें आगे का रास्ता तय करना है। एनएसएस की जो बैठक और आपसी मुलाकात तय हुई है वो एक बड़ा टेस्ट होने वाला है, खासतौर पर यह देखते हुए कि आपके जो एनएसए हैं सरताज अजीज साहब, हाल के दिनों में उन्होंने भारत के साथ बातचीत में ज्यादा अपना भरोसा नहीं रखा है। उन्होंने कहा है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत को, इंडिया को एक्सपोज करना चाहिए और उनके साथ डायलॉग का कोई मकसद नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में जब एनएसएस की बैठक होगी जो कि एक इंपॉर्टेंट शुरुआत हो सकती है, उसके ऊपर कहीं कोई शैडो आपको दिखाई देती है? ये इसका टेक मैं लूंगा अंदलीप अब्बास है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। क्यों जी अंदलीप, जो शीतल का एक पॉइंट है। देखिए हमारी जो इस वक्त रिलेशनशिप है ना आपस में, वो 2 steps ahead and 1 step back and then 3 steps back and 1 step ahead है। और इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो जो बॉर्डर क्लैशेस है, और हमारी जो परसेप्शन है यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज की भी और जो हमारी अपनी इंटेलिजेंस भी कह रही है वो ये कि बिला इश्तियाल अनप्रोवोक्ड शेलिंग होती है। हमारे बंदे मारे गए हैं वहाँ, सिविलियंस मारे गए, और उसके बाद फिर एक रिटेलिएटरी डायलॉग शुरू हो जाता है जिसमें कहा जाता है कि जी हमने नहीं मारे, इन्होंने मारे हैं। अच्छा, इसको सपोर्ट करने के लिए कि दोनों तरफ से देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट और एक्शंस भी उसी तरह जो जिसको कहते हैं डिस्ट्रस्टफुल हैं। जैसे हिना ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी मोदी साहब ने कि हमने बांग्लादेश जो है वो आपसे छुड़वाया है, एंड ओपनली एडमिट किया कि वहां जो टेररिज्म हुई है उसमें इंडिया हैज सपोर्टेड देम। But can't we go forward? I mean, whatever Modi साहब has said. Exactly, that's the point. Exactly, that's the point. हम पे इल्जाम लगाते हैं और फिर इंसिस्ट करते हैं कि जी हम ये चीजें जो है हम भी ये टेररिज्म करें और हम भी ये कर रहे हैं, तो हम भी फिर उसी बात पे करेंगे। अगर ये हम पे बिला जवाज चीजें लगाते जाएंगे तो हम भी फिर इन पे बिला जवाज लगाएंगे। ये नहीं हो सकता कि ये हमें कहते जाएं कि जी आप ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, और खुद जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे मुल्कों में जाके चीजें कह के उसके बाद कहें भूल जाओ। इट हैज टू बी ऑन इक्वल फुटिंग, इट हैज टू बी कुछ ये गिवन करें कुछ हम गिवन करें। इट कैन नॉट बी कि जी अगर आप जब बीजेपी की इनॉग्रेशन पे गए हैं नवाज शरीफ साहब तो उनको कश्मीर का एक वो कह दिया गया और हम चुप करके इसको ले लें कि जी जो आप कर रहे हैं उस पर हम बात ही ना करें। Okay. हमारी आवाम इसको मानने को तैयार नहीं है। और कोई भी लॉजिकल बायलेटरल अग्रीमेंट्स जो होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, वो अगर इक्वल फुटिंग पे ना हो तो वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। अली, आप क्या कहेंगे? डोंट यू थिंक ये जो ब्लेम गेम है, पाकिस्तान हिंदुस्तान को ब्लेम करता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को ब्लेम करता है? आई मीन दिस शुड बी पुट एट अ स्टॉप एंड लेट्स मूव ऑन। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पे ब्रेक्स ऑन हो जाती हैं। जैसे कि भी अंदलीप कह रही थी कि इक्वली हमें लेकर चलना है, ना कि ये कि आप एक अपना एजेंडा सिर्फ लेकर चलें और दूसरे को भूल जाएं। आप ही सिंह साहब ने कहा कि पिछले साल जब मनमोहन सिंह साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, नवाज शरीफ को बुलाया गया, बुलाना बनता था। क्यों ना बुलाएं? क्योंकि आपके नेबर्स हैं। उसके अलावा जहां तक ये बात है कि कहीं हम बैकआउट ना कर जाएं, हम बैकआउट वाली बात हम कैसे भूल सकते हैं कि जब शर्म उल शेख इजिप्ट में सन 2009 में यूसुफ रजा गिलानी वहां पर मौजूद थे, मनमोहन सिंह वहां पर मौजूद थे, वहां पर ये सारी बात हुई, मुश्तरका एरामिया सामने आया, और उसके बाद जब मनमोहन सिंह साहब वापस गए तो इंडिया में उन पर इतना प्रेशर था कि उनको फिर बैकआउट करना पड़ा। तो हम सबको इकट्ठे लेके चलना है। और अगर हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो आप एक मुंबई हमले की बात करते हैं 26/11/2008 की। हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं होता चला आ रहा, और हर साल हो रहा है, हर माह हो रहा है। कितने लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, और हमें हमारे नेबर्स होते हुए सपोर्ट करना चाहिए कि देखें हम टेररिज्म को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, हम एंटी स्टेट एलिमेंट्स के खिलाफ हैं, हम उनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो हमें ईस्टर्न बॉर्डर्स पे तो सपोर्ट मिलनी चाहिए, ना कि ये कि वहां पे भी फुल थ्रॉटल पे प्रेशर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं।
اگر ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو, ریجن میں امن ہو, تو اس کے لیے پھر دونوں کو سائڈ بائی سائڈ اکٹھے ہو کے چلنا ہوگا, نہ کہ یہ کہ 2008 کا جو مدعا ہے وہ 2008 سے لے کے 9, 10, 11 آن اینڈ آن اینڈ آن ہر سال وہی راگ سنایا جاتا ہے اور بات وہیں کی وہیں روکی ہوئی ہے. اچھا شیتل, ایک سوال ہے اسکندرنجن صاحب سے جو ہمارے آپ کے ایکس ایمبیسڈر ہیں, کہ آپ طاہل صاحب یہ بتائیے کہ جو اس پر اسکند رنجن طاہل ریاکشن دینا چاہتے ہیں, آپ اپنا سوال بھی پوچھ لیجئے, دونوں جواب پھر وہ دے دیں گے, اور اس کے بعد میں میم افضل سے بھی اس پر ریاکشن لوں گی. اوکے, سوال یہ آتا ہے جی کہ یہ جو ہمارے یہاں ہم آن اے ڈیلی بیسس کو 8-10 سال سے یہ دہشت گردی دیکھ رہے ہیں, تو امبیسڈر صاحب آپ بتائیے کہ اس میں انڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کرے اور ہم مل کے اس دہشت گردی کو ختم کریں. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سیاسی پارٹیز ہیں بھارت ورش کی ہوں یا پاکستان کی ہوں, جو بھی پاور میں رہی ہیں, دونوں نے بہت کوشش کی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے سمبندوں میں سدھار ہو. نواز شریف صاحب نے پہلے کوشش کی, اٹل بہاری واجپئی جی نے کوشش کی, اس کے بعد ہمارے منموہن سنگھ جی نے بھی بہت کوشش کی, آپ کے یہاں سے زرداری صاحب نے کوشش کی, اور اب ایک نئی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ہے, اور جو پارٹیز جب پاور میں ہوتی ہیں اس پروسیس کو سپورٹ کرتی ہے, اور جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو سپورٹ نہیں کرتی, تو یہ چیزوں کو میں بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیتا. پر جو ایکچولی اس پروسیس کو ڈیریل کرتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیشین نہیں کرتے, وہ کہیں اور سے آتا ہے. لاہور ہوا, اس کے بعد دیکھیں آپ کی آرمی نے کارگل کر دیا, اس کے بعد کافی دہشت گردی کم ہو رہی تھی, پھر وہ 2008 نومبر کا جو گھاو ہے وہ بھارت میں بہت ڈیپ ہے, آپ اس کو شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اور وہ بالکل پروون ہے کہ 10 لوگ کہاں سے آئے تھے. پر میں پھر کہوں گا کہ جو ڈیریلمنٹ آف دا پروسیس ہے وہ شاید پولیٹیشینز کی طرف سے نہیں آئے گا, پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے نہیں آئے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہمارا پورا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری کی پورا بالکل پولیٹیکل پارٹیز کے فلی کنٹرول میں ہے, پرائم منسٹر کے فلی کنٹرول میں ہے, ڈیفنس منسٹر اور جو بھی NSA ان کے کنٹرول میں ہے. پر شاید جو ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں شاید کوئی عوامی اور کچھ اور تتو ایسے ہیں جو پردھان منتری کے پورے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور وہ اگر اس جو تھوڑا بہت باتیں شروع ہوئی ہے, جو تھوڑا بہت لگ رہا ہے کہ لانگ ان دا ہورائزن شاید کچھ آگے بڑھیں, تب اس کو ڈیریل کرنے کا کوشش کرے گا. اس میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہندوستان اور پاکستان کے عوام کے بیچ میں تھوڑی سی اور مترتا بڑھے, تھوڑا سمبند بڑھے. اس میں جو ریلیجیس ٹورزم کی بات ہوئی ہے کہ آسانی سے ویزا مل جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پردھان منتری وکاس کی اور دھیان دیں, اور بھارت سے الیکٹریسٹی پاکستان کو سپلائی ہو. جیسا بنگلہ دیش میں جو تتو ایسے تھے جو اینٹی انڈیا تھے وہ بھی اب بدل گئے ہیں, کیونکہ 500 میگا واٹ بجلی بھارت سے بنگلہ دیش جا رہی ہے جو اگلے سال 1000 میگا واٹ ہو جائے گی. بالکل, اور وہ کہہ رہے ہیں ارے یہ تو ہندو بجلی ہے, پر جو پنکھا تو اس سے بھی چلتا ہے. بالکل. میر صاحب, ایک بریک کا وقت میرے یہاں ہو رہا ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں میم افضل صاحب کو جوڑنا چاہوں گی, کافی دیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کانگریس کے اسپوکس پرسن ہیں. میم افضل صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ابھی تک کی بحث پر اور بات چیت بھارت اور پاکستان کے بیچ آگے اس کے پراسپیکٹس پر آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے, فٹافٹ اگر آپ بتا دیں تو میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گی. دیکھیے شیتل, سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کو اور ڈن کو مبارکباد دیتا ہوں. پچھلے 2 دن سے ہم لوگ پاکستان کو لے کر کے یہاں بحث کر رہے ہیں, اور بہت سارے پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ دیگر چینلز پر آتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے میں دیکھتا ہوں کہ سرکاروں کے بیچ چھوڑ دیجئے, خود جرنلسٹوں کے بیچ میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اعتماد بہت کم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں تو پرانی باتیں نکال کر کے ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے ہم لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کو کہنا چاہیے کہ آبجیکٹیوٹی کے ساتھ بات چیت کہیں, تاکہ لوگ بھی, عوام بھی کنونس ہوں, اور ہماری بھی سمجھ میں آئے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, ہماری سرکاروں کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. آج جو یہ بحث ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب سے ملاقات کے تعلق سے کانگریس پارٹی نے جو اپنا اظہار کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ موجودہ سرکار یہ بتائے, مودی جی یہ بتائیں کہ آپ نے فارن سیکرٹری لیول پر بات چیت کو بند خود کیا تھا. پاکستان نے ایسا کون سا سنکیت یا ایسا کون سا اشارہ دیا
कौन सा ऐसा काम किया जिसके नतीजे में आपने उनको मिलने के लिए यानी रिक्वेस्ट की, जो साइड लाइन की गुफ्तगू हुई। बहरहाल ये हमारा अपना मसला है, जैसे कि आपने भी कहा वहां भी बहुत से रिएक्शंस हैं। यहां पर भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, जी। उसका व्यू था, लेकिन मैं समझता हूं अगर मैं आज उसको डिस्कस करूंगा तो अपने पाकिस्तानी भाइयों से आपको रोक रही हूं इसलिए क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो गया और मुझे जल्दी से जल्दी ब्रेक पर जाना है। लेकिन पीजे मीर साहब, ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए और हमारे लिए था, आपको बधाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी ये बहस भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। उन्हें मंजूर नहीं और इससे शक होता है कि कहीं फिर आगे ये प्रक्रिया डीरेल ना हो जाए। फिर हमारे साथ पीजे मीर दिन न्यूज से जुड़ गए हैं लाहौर से। मीर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैंने तो यही सवाल किया था कि बल्कि सारे आपके पैनल से कि, और ये जो अभी आपके एक पैनलिस्ट आए थे, इन्होंने एक रिजर्वेशन अपनी दी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं ये कुछ तलखियां क्रिएट कर देते हैं। आई डू एग्री विद यू इन दैट वन, बट हैविंग सेड सो, डोंट यू थिंक कि हमें इससे आगे बढ़ना है? क्योंकि हमेशा हर जगह देखते हैं हैकलर्स हर जगह होते हैं, बट डोंट यू थिंक इससे हम जरा आगे बढ़ें और इनको ओवरराइड करें? ये जितनी भी आप कह लें ये रेटिंग स्कोरिंग जो प्रोग्राम्स हो जाते हैं। मीम अफजल साहब, आपसे सवाल है। देखिए, आपने जो बात कही वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी मैंने आपके यहाँ जो लोगों की बाइट्स देखी वो यकीनन कोई एस्टेब्लिशमेंट के लोग नहीं थे, लेकिन हमारी तरफ से हमारे एक साबिक एम्बेसडर साहब ने, मैं खुद भी एम्बेसडर रहा हूं और पार्लियामेंट का मेंबर भी रहा हूं, इसलिए मुझे काफी तजर्बा इस बात का है कि दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने में कौन कौन सी चीजें बड़ा नुमाया रोल अदा करती हैं। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हूं और उसका तर्जुमान हूं, तो कांग्रेस पार्टी का जो व्यू है मैंने उसको थोड़ा सा जाहिर जरूर किया। उसकी तफसीलात में मैं इसलिए नहीं गया हूं कि पाकिस्तानी दोस्तों के साथ बैठ करके हम बात कर रहे हैं और हमको एक दूसरे के दरमियान में एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। ये पहला चैनल मैं देख रहा हूं या पहली बहस देख रहा हूं जिसके अंदर कोई झगड़ा नहीं हो रहा, बहुत कंस्ट्रक्टिव अंदाज में एक दूसरे की बात सुनी जा रही है और कहा जा रहा है। इसमें शिकायत भी हो सकती है, लेकिन शिकायत करने का तरीका बड़ा अच्छे ढंग से भी हो सकता है और खासतौर पर उर्दू बोलने वाले तो इसको बहुत अच्छे ढंग से पेश कर सकते हैं, जो अमूमन नहीं करते। मेरा ये कहना है कि अभी जो मोदी साहब ने ये कदम उठाया है उसके हम फेवर में नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक कदम उठाया, इस मुल्क के वजीर आजम हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैं पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जब भी आते हैं, जब वो बहुत नाराज होते हैं या पाकिस्तान के जो विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिशियंस भी कभी कभी आते हैं, तो वो मोदी साहब पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि आप तो गुजरात के मास्टर हैं, गुजरात में आपने ये किया, ये वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि आपके यहां भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है मोदी साहब के लिए, और इधर मोदी साहब जो हैं उनकी भी बड़ी सख्त मुखालफत होती है, और जब वो पाकिस्तान से बात करते हैं तो माफ कीजिएगा बहुत दबाव में करते हैं वो बात। वो आप इसे शायद इतना एहसास नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा दबाव में उनको बात करनी पड़ती है आपसे। जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इन्विटेशन दिया था तो पाकिस्तान में तो शायद इतना एहसास ना हुआ हो, लेकिन हिंदुस्तान में तो लग रहा था जलजला आ गया है, इसलिए कि मोदी साहब से कोई तवक्को नहीं कर सकता है, इसलिए कि पाकिस्तान मुखालिफ बातें करके उन्होंने इलेक्शन को जीतने में कुछ काफी वोट हासिल किए थे, लेकिन आने के बाद उन्होंने अपने रवैये में तब्दीली अगर पैदा की तो पाकिस्तान में उतना पॉजिटिव अंदाज से शायद उसको नहीं लिया गया। मेरा ये कहना है कि जो मेरे एक दोस्त एम्बेसडर ने ये बात कही कि आपके यहां जो एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, सियासी पार्टियों के ताल्लुक से मैं आपके बहुत सारे लीडरों को बड़े पहले से जानता हूं और कुछ से मेरी जाती तौर पर मुलाकात भी है। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल लीडर्स पाकिस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी ख्वाह है इस बात के कि हमारे दोनों के दरमियान में ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, लेकिन कुछ फोर्सेस आपके यहां ऐसी काम करती हैं जो लगता है जो पॉलिटिकल सिस्टम को टेक ओवर कर लेते हैं, जो मेरे भाई ने अभी कहा था, तो इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक और डायलॉग, कोई सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कोई ऐसी शुरू करना चाहिए जिससे आपके यहां जो एस्टेब्लिशमेंट से अलग जो लोग हैं, यानी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से अलग जो लोग हैं, उसमें आप फौज को शामिल कर सकते हैं, ISI को शामिल कर सकते हैं, उनसे भी बातचीत का कोई ना कोई रब्त होना चाहिए। और दूसरी अहम बात मैं कहूंगा, मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल है। माफ कीजिए, मैं अपने मीडिया से भी पूरी तरह से मुत्तफिक नहीं होता हूं,
जिस किस्म की बातें यहाँ पर कभी कभी पाकिस्तान के ताल्लुक से होती हैं, और आपके यहाँ के उर्दू अखबारात यहाँ बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं इंटरनेट के जरिए तमाम उर्दू अखबारात देखता हूँ, जिसमें पाकिस्तानियों को समझाया जाता है कि हिंदुस्तान एक हिंदू स्टेट है, हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, यहां पर सबसे ज्यादा जुल्म होता है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का दुश्मन है। तो मैं समझता हूं वो मीडिया का रोल भी, उसको भी थोड़ा माइल्ड करने की जरूरत है। ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है, जिसकी इस आबादी की तादाद जो है वो पाकिस्तान की आबादी से भी शायद थोड़ी ज्यादा ही है। इसलिए मेरा ख्याल है इस जाविये से देखने की बजाय हमको ये देखना चाहिए पाकिस्तान के खास तौर पर लोगों को कि वो एक जमहूरी मुल्क से गुफ्तगू कर रहे हैं, जहां पर जमहूरियत डोमिनेट करती है, यहां फौज का कोई तसल्लुत नहीं है, किसी और इदारे का, एजेंसीज का यहां वो असर नहीं है जो आपके यहां बताया जाता है या आप लोग महसूस करते हैं। बिल्कुल, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये बातें कही जाती हैं, किस हद तक सही है तो आप ही लोग बेहतर जानते होंगे। ठीक है, मीर अफजल साहब, ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करने की जरूरत है, और इसमें सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। इसलिए कि मेरा ये मानना है कि मोदी रहे न रहे, कांग्रेस रहे न रहे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तो रहना है, और उनको आपस में एक दूसरे के अच्छे रिलेशंस के साथ ही तरक्की का मौका अच्छा ठीक है। मीर साहब, ये जो कुछ पॉइंट्स इन्होंने उठाए मीर अफजल साहब ने आईएसआई और फौज के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से भारत को प्रोजेक्ट करता है अपनी आवाम के सामने, वो जो हमारे कंसर्न्स हैं उन पर हम रिएक्शन चाहेंगे आपके पैनल की। ये इस पे अंजलि अब्बास बात करती हैं, लेकिन शीतल एक इन्होंने कहा कि प्रेशर, मुझे याद है कि मैं गिलानी साहब के साथ शर्म एल शेख गया था और एक मीटिंग शेड्यूल नहीं थी कोई भी मनमोहन सिंह साहब से और गिलानी साहब से, लेकिन ट्रैक 2 में आपके फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी सलमान सदीक साहब ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, और उसके बाद जैसे कि अली ने बात की, जब वापस गए तो मनमोहन सिंह साहब पे भी बड़ा प्रेशर पड़ा। ये प्रेशर हर जगह पड़ जाता है, लेकिन जैसे मीर अफजल साहब बात कर रहे हैं, आई थिंक आप क्या कह रही हैं इस पे? मैं इसमें जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रही हूँ ना, मैं ये कहती हूँ कि होता क्या है, अच्छी स्टेटमेंट्स दें, इंडिया भी अच्छी स्टेटमेंट्स देता है, अच्छा आप टॉक शो भी कर लें, लेकिन जो कॉल और फेल में तजाद होता है वो रीजन होता है ट्रस्ट डेफिसिट का। वॉक द टॉक ना करें और सिर्फ टॉक द टॉक करें, और टॉक कुछ और करें और एक्शंस कुछ और हो, उसकी डेफिसिट की वजह से ट्रस्ट डेफिसिट होता है। तो आप अगर यहां हाथ में लाएं और वापस जाके कोई और बयान दे दें, इन्होंने आईएसआई की बात की और मेरा भी हक बनता है कि मैं बात करूं। इनकी अभी 6 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी बाय वो जनरल विक्रम सिंह थे कि क्या, जो रॉ के एक्स हेड थे, और उसमें उस रिपोर्ट वो लीक हो गई और उसमें आया कि जी बलूचिस्तान में सारा टेररिज्म वो स्पॉन्सर कर रहे थे। तो इस मामले पे हम चुप रहे हैं, हम एज पाकिस्तान चुप रहे हैं, जबकि इनकी अपनी रिपोर्ट में ये लीक आउट हुआ। हम अब बात ये करते हैं कि जी हम टेररिज्म, आप टेररिज्म को मत स्पॉन्सर करें। अगर हम ये कहते हैं कि जी यहां से स्पॉन्सर हो रहा है तो वो इक्वल फुटिंग नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी इंटेंट ठीक है, आपकी नीयत ठीक है, तो आपका बिहेवियर और एक्शंस जो होना चाहिए वो आपकी टॉक के साथ होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से स्पेशली हमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा जो एक एग्जैजरेटेड इल्जाम है और इसके अंदर बहुत सारी लॉबिंग की गई है, उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है इस स्टेटमेंट्स का है जो कि निकलती हैं, जो बार बार निकलती हैं। जब हम काउंटर स्टेटमेंट देते हैं कि जी रॉ का इसमें हाथ है, या जैसे कल कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया इनके रॉ के हेड का, उसने कहा जी ये हमने तो नहीं है, इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा कि जी हमारी तरफ से मदद नहीं है, टोटल डिनायल नहीं था, कहा कि जी इनको तो ये इनके मेहमान हैं। तो जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, उसके बाद एक्शंस फर्क होते हैं, उसके बाद हाथ मिलाए जाते हैं, उसके बाद शेलिंग होती है, उसके बाद कुछ और होता है, तो ट्रस्ट का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है। डोंट यू थिंक इससे पहले कि शीतल आए कि हमें अब टोनिंग डाउन करनी है ऑन बोथ द साइड्स, नॉट ऑन वन साइड, ऑन बोथ द साइड, यू एग्री और नॉट? पीछे इट्स द 21st सेंचुरी, हम किस जमाने में रह रहे हैं? यानी कि बादशाही मस्जिद पे अटैक हो जाता है कि जी ये पहले हमारी साइड थी, भारत से स्टेटमेंट आता है, उधर अटैकर्स आ जाते हैं। यानी 16वीं सदी में जिस चीज पर टेक ओवर किया गया मुगल बादशाहों की तरफ से, फिर एक कुछ सदियों बाद फिर याद आ जाते हैं उधर, तो ये किस चीज की निशानदेही करते हैं? यानी एथनिक क्लेंजिंग की यहाँ बात हो रही है। सो इट इज आफ्टर ऑल द 21st सेंचुरी, वी नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट। एंड देन सेकेंडली, बाबरी, आई थिंक, जी सॉरी, बाबरी मस्जिद, माफ कीजिएगा।
پھر اس کے بعد مجھے ایک اور اگر سوال کا بھارت کے اینڈ سے جواب مل جائے، وہ یہ کہ حالیہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور پہ اتنے سارے اعتراضات مودی صاحب نے کیوں اٹھائے، اور خاص چائنا کو بھی کہا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. دے میں ہیو دیئر اون ریزنز، لیکن اگر آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ بات کریں امن کی، آگے بڑھنا ہے، تو پھر پاکستان جب $46 ارب آ رہے ہیں، ایک معاہدہ ہو گیا ہے چائنا کے ساتھ، تو آپ کو یہ ڈیل ان ایکسیپٹیبل کیوں ہے؟ چلیے اس پر ہم جواب افضل صاحب کی جو بات ہے کہ یہ جو تلخیاں فرام دا جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو، کن رنجن ایکس ایمبیسڈر، اس کا جواب چھوٹی دیکھو مسجد صاحب بولے سر، بات اردو کرو، پنجابی میں میٹھی بات ہو سکتی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج سے اردو نہیں میٹھی پنجابی میں بہت اچھی گل ہوتی ہے پنجابی کی. پر ایشو میں ایک چھوٹا نویدن کرنا چاہتا ہوں، کرپا کر فکشن سے مت جائیں، ریئلٹی پہ بات کریں. میں اگر ریئلٹی پہ بات کروں تو دقت ہوگی. اس کے فکشن کس کی کہیں سنی پہ کوا کان لے کے دیکھتے ہو نا کیا ریئلٹی کیا ہے. ہم سب جتنی ابھی بات چیت ہو رہی ساری فکشن پہ بات ہو رہی تھی. امرتسر صاحب جی دو باتیں. ایک تو ابھی یہ ذکر ہوا کہ ہندوستان کو چائنا نے جو پرومس کیا ہے پاکستان کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ وغیرہ کے لیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. میرے خیال سے اس کا کوئی ریئیکشن ایسا ایڈورس انڈیا میں بالکل نہیں ہے. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں جو اب دیکھیے، میں اس پہ کشمیر کے مسئلے پہ نہیں جانا چاہتا، پر ہے ہماری ٹیریٹری یا ڈسپیوٹڈ ہے یا جو بھی ہے، پر کچھ نہ کچھ اس میں ڈسپیوٹ ہے. اگر ہم ویتنام کے ساتھ جو ان کی ایسٹرن اکنامک زون ہے وہاں پہ کچھ آئل ایکسپلوریشن کرتے ہیں جو ٹوٹلی انڈر دا UN لا آف دا سی ویتنام کا اکنامک زون ہے، تو چائنا اس پہ بہت پروٹیسٹ کرتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ چائنا اس میں کوئی دوسرا رخ اپنا رہا ہے کہ کشمیر میں تو وہ اپنا انویسٹمنٹ پورا کر رہا ہے، اور ہمیں اگر ہم ویتنام میں کر رہے ہیں تو وہ نہیں کر رہا ہے. میرے خیال سے اس طرح سے آپ اس کو دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دونوں دیشوں کو جو ترقی کرنی ہے اس کے لیے انویسٹمنٹ آئے. بہت اچھا ہے پاکستان میں بہت انویسٹمنٹ آئے، اور میں تو کہتا ہوں، میں اپنے امریکن دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ 100 بلین دیجیے پاکستان کو، پر ان کو ایجوکیشن کے لیے دیجیے، ان کو اسکول کے لیے دیجیے، جس سے کہ بچے جو معاف کیجیے گا مطلب ہم لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ مدرسوں میں جا کے اور کچھ دوسری طرح کی ایک ایجوکیشن پا رہے ہیں، وہ شاید نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، نہ پاکستان کے فیوچر کے لیے اچھا ہے، نہ ریجن کے لیے اچھا ہے. تو پاکستان خوب ترقی کرے، اس میں ہمیں بہت اچھا لگے گا. اسی نوٹ پر پھر سواگت ہے سرحد آر پار میں. ایک بار پھر چلیں گے پاکستان، اور میر صاحب آپ سے اور آپ کے پینل سے، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت زیادہ بچا نہیں ہے، کچھ ہی منٹ باقی ہیں شو کے، آپ سے اور آپ کے پینل سے سبھی سے یہی سوال ہے میرا کہ اب جب ایک بات چیت کا ماحول بننا شروع ہوا ہے تو ایسے میں کہاں کہاں کوشن برتنے کی ضرورت ہے آپ کے یہاں، آپ کے حساب سے؟ اوکے جل صاحب جی، ہاؤ ڈو موو فارورڈ؟ سب سے پہلے تو میں یہی بات کروں گا کہ میں یہ سارا کریڈٹ دیتا ہوں میر صاحب کو اور شیتل کو کہ آج کے جو پینل ہے یہ ایک بڑا پیسفلی کنڈکٹ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ماشاءاللہ بڑے انٹلیکچوئل جو انویسٹرز ہیں دونوں، اسپیشلی جنہوں نے پہلے ویوز دیے، انہوں نے بڑے بیلنس ویوز دیے، لیکن اس کے باوجود جو ایک ان کا باعث ہے، جو ایک نیریٹو ہے اور ڈیلیبریٹ نیریٹو ہے، اور میں یہ کہنے میں یہ کوئی جو ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا کہ میلافائڈ نیریٹو ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان. Okay, I'll be the devil's advocate. Why? That is, it has to come from their side. If they shed away this bias, اس باعث سے اگر وہ باہر نکل جائیں گے تو ہماری آرم فورسز ایگزیکٹلی وہی کر رہی ہیں جو انڈین آرم فورسز کر رہی ہیں. ہماری ISI وہی کر رہی ہے جو کہ را کر رہی ہے. جنرل ملک کے آپ اسٹیٹمنٹس جو ہے آن ریکارڈ ہیں، ان کے اجیت ڈوول کے اسٹیٹمنٹس کو آپ اینالائز کر لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جنرل ملک نے پبلکلی ایڈمٹ کیا کہ وہ پائنیئر تھے جنہوں نے آرگنائزیشن جو ہے وہ بنائی جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی تھی. ہمارے تو کسی جنرل نے آج تک ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، نہ ہی ہم جو ہے وہ ٹوٹلی جو میں ایک ریٹائرڈ جنرل ہوں، مجھے آج تک بھی یہ باتیں میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد سنی. لیکن مجھے یاد ہے جس دن جنرل رحیل شریف پروموٹ ہوئے تھے، میں انڈیا میں تھا، تو کسی بھی ایک ٹیٹ والے ہاکر سے لے کر پارلیمنٹ تک سب کو جنرل رحیل شریف کی پلیس آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ،
सब चीजों का इल्म था, हर बंदा उसी के ऊपर फोकस कर रहा था। तो खुदा के लिए इनको भी इससे थोड़ा सा निकलने की जरूरत है। ठीक है। पाकिस्तान आर्मी कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं कर रही, पाकिस्तान आर्मी वही करेगी जो कि नेशनल इंटरेस्ट होगा, इंडियन आर्मी भी वही करेगी। जी शीतल, इस पर एक रिएक्शन स्कंद रंजन तायल देना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक मजबूत मुल्क है, उसको थोड़ा इतना इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर गए थे और बड़ा उसका एक क्लियर मोटिवेशन था। और कांग्रेस ने भी, कोई भी मैं नहीं समझता कि भारतवर्ष में कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई बहुत बड़ा स्ट्रांग कोई ऐसा फोर्स है या ग्रुप है जो पाकिस्तान का कोई बुरा चाहता है। और कुछ ने क्या स्टेटमेंट छोटा दे दिया, बड़ा दे दिया, ये सब मेरे ख्याल से इससे ऊपर उठ के अब हमारे एनएसएस मिलेंगे। एनएसएस तो जो भी इस तरह की गुप्तचर संस्थाएं हैं, जो भी संस्थाएं हैं, सबको कंट्रोल करते हैं। और मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा है इन्होंने दोनों प्रधानमंत्रियों ने किया है। सरदार अजीज साहब का बहुत अच्छी, हमारे यहाँ भी बहुत इज्जत है, आपके यहाँ भी है। दोबल साहब की भी हमारे यहाँ बहुत इज्जत है, आपके यहाँ पता नहीं है कि नहीं है। पर इस लेवल पे बात होगी तो जिस तरह के मुद्दे आपने उठाए, मुझे लगता है इन सबको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और हमें गुड लक। छोटी सी जल्दी से फटाफट मैं पूरे पाकिस्तान के जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये रास्ता शुरू हुआ है आगे ठीक चलने का, और ये इसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। इस पे कृपा कर थोड़ा मन बड़ा कर और थोड़ा आगे बढ़ने का अच्छा मौका दीजिए। बिल्कुल। मीर साहब, वक्त खत्म हो गया है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मन बड़ा करना होगा, दिल बड़ा करना होगा, ताकि संदेह की जो दीवार है दोनों देशों के बीच में वो खत्म हो जाए और जो ये जो नई शुरुआत की उम्मीद जगी है ये आगे बढ़ सके। फिलहाल सरहद आर पार में इतना ही।